हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की इस प्रश्न बैंक की सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, हमारी जो प्रश्न बैंक की यूनिट 4 चल रही थी, जिसमें हम इसका एक पार्ट देख चुके हैं और पहले पार्ट में बेटा हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो यदि आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लो। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसका हम पार्ट 2 देखने वाले हैं और इस पार्ट 2 में बेटा हम पूरी ये जो यूनिट 4 की जो प्रश्न बैंक है विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों और पहुंचते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो मैं पहले दोस्तों क्वेश्चन बता देता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन जो था ना वो हम कंप्लीट कर चुके थे पिछली वीडियो में। आज हमें ना बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 से हमें इसमें कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, वेग नियम और द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में अंतर करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाना है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर आपको करना है, ये एक न्यूमेरिकल है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर बताना है। अर्धायुकाल किसे कहते हैं ये समझाना है। क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है, ये क्वेश्चन एक व्यंजक है। और 10वां क्वेश्चन भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल समझाना, ये भी एक व्यंजक है। तो इन क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। तो हम पहुंचते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 से हमें स्टार्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर डियर स्टूडेंट हम पहुंचते हैं। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो है वेग नियम और द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में अंतर। तो इसका आंसर ये है बेटा, जो आपका वेग नियम होता है, कौन सा नियम होता है, वेग नियम, ठीक है। वेग नियम वह व्यंजक होता है, वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को अभिकारक की मोलर सांद्रताओं या सांद्रताओं के ऊपर घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है, ये वेग नियम है। जबकि द्रव अनुपाती क्रिया का नियम दर की उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है जिसमें क्रिया की दर संतुलित समीकरण से प्राप्त क्रिया की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। या फिर हम ऐसा कहें, जबकि इस नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण के कैसी होती है, समानुपाती होती है। ऐसा भी आप लिख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, है ना। आपने दोनों पढ़े होंगे, है ना। तो एक परिभाषा इसकी और एक परिभाषा इसकी, बस इतना आपको इसमें लिख देना है और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं लिखना भी डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बेटा ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। एक सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा 3 है, मैंने क्रमांक नहीं डाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाना, ठीक है। तो बेटा बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में एक अभिकारक अणु के सांद्रण में कितने, एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है, वही होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसके संपन्न होने में केवल एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, ठीक है। ये कोई एक अभिकारक है और यहाँ से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो बेटा इस पे हम दर नियम लगा देंगे। यदि इस पे दर नियम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका dx/dt, ठीक है। ये माइनस मत लगाना, dx/dt और k a⁴ क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर घात कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो बेटा यदि इसकी कोटि निकालें तो ये प्रथम कोटि की है ना, तो कोटि कितनी आएगी, क्योंकि घात 1 लगी है तो कोटि कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये तो बेटा अभी इसका स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। बट इसके एग्जाम्पल समझाना है ना, तो देखो ये एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। मैंने 2 एग्जाम्पल लेके रखे हैं, बट आपको तो एक ही करना है, एक ही आप समझ जाओ, दोनों समझ जाओगे, ठीक है। जैसे बेटा ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जब इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम गर्म करते हैं तो H2 और O2 में टूट जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर देखो, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ये क्या है,
गैस है, जो O2 है वो क्या है, गैस, ये द्रव है और ये भी क्या होता है, द्रव, है ना। तो अभी एक ही है तो इसमें धन नियम लगाएंगे तो माइनस मत लगाना आप, dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, कि H2O2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 1? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो H2O था वो द्रव था, यहाँ H2O भी द्रव है और O2 क्या है, गैस। तो केवल इसके एक ही अभिकारक है ना इसमें, और इसके ही सांद्रण में क्या हो गया, परिवर्तन, क्योंकि ये द्रव था और ये किस में था, गैस में, ठीक है। सांद्रण में परिवर्तन हो गया ना, इसके एक ही है तो इसकी घात आ गई 1, तो कोटि कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है इसका, C2H5Cl, एक ही अभिकारक है तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो कोटि कितनी निकल जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ठीक है। तो ये आणविकता हुआ, ठीक है, एक सेकंड, ये आणविकता हुई और ये कोटि हुई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले पॉइंट में तो इसकी परिभाषा ही देना बेटा, ठीक है, परिभाषा ही आपको सिर्फ देना है, ठीक है। तो आणविकता की, एक सेकंड बेटा, हाँ, तो आणविकता की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको सही कर ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो आणविकता की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणु परमाणु आयनों की संख्या। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जितने भी अणु परमाणु या आयन भाग लेते हैं उनकी संख्या ही केवल क्या होती है, आणविकता, ठीक है। बट अभिक्रिया की कोटि, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त अणु परमाणु या आयनों की संख्या होती है जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है, जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है। जैसे एक अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हुआ तो कोटि 1 होगी, 2 अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हुआ तो कोटि 2 होगी, बस ये हो जाएगा और कुछ इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अगला हमारा पॉइंट है बेटा, आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के बराबर। हमेशा जितने अणु भाग लेंगे उतनी ही आणविकता होगी, बट ऐसा कोटि के साथ नहीं है, हमेशा ये बराबर नहीं होगी, ठीक है। जो आपकी आणविकता है वो एक सैद्धांतिक पद है और ये एक प्रायोगिक, मतलब इसको सैद्धांतिक देखकर हम बता सकते हैं बट कोटि को हम देखकर नहीं बता सकते, इसके लिए हमें प्रयोग करना होगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट बेटा हमारा यह है, जो आणविकता है सदैव पूर्णांक में होती है। ये सदैव किस में होती है, पूर्णांक में, लेकिन पूरे अंक में होती है, ठीक है। बट जो कोटि है बेटा वो शून्य हो सकती है। ये हमारा चौथा पॉइंट है, क्या है, चौथा पॉइंट है, ठीक है। तो आप ये 4 ही पॉइंट कंप्लीट करो, है ना, ज़्यादा करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, जो कि एक न्यूमेरिकल है, जो कि क्या है, एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हमारा क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धा आयुकाल कितना है, 60 मिनट। अर्धा आयुकाल आपको दे के रखा कितना, 60 मिनट है ना। कितने समय में यह अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी, कितने समय में 90% पूर्ण होगी, ये इसने पूछा है, ठीक है। तो बेटा अर्धायुकाल का क्वेश्चन है तो अर्धायुकाल की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा आपको जानती हो प्रथम कोटि के लिए अभी अर्धायुकाल क्या होता है, ये होता है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या होता है, k बराबर 0.693/T1/2, ये आपका अर्धायुकाल है, ठीक है। अब बेटा अर्धायुकाल की वैल्यू इसमें कितनी दे के रखी है, 60 है ना, तो यहाँ पर हमने रख दिया 60, तो जो आपकी किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें क्या निकालना बेटा, समय निकालना। देखो कितने समय में बोला है, ठीक है, हमें समय निकालना है। तो देखो आगे बढ़ते हैं इस पर, ठीक है। तो समय निकालना है तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, प्रथम कोटि के समाकलित दर की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण यही होता है, आप जानते हो, ठीक है। तो बेटा ए है जो आपका सांद्रण है प्रारंभिक, और जो एक्स है वो है अंतिम सांद्रण, ठीक है। तो देखो एक्स है अंतिम सांद्रण, ए प्रारंभिक, तो प्रारंभिक सांद्रण तो दिया नहीं है तो वो आप 100% हमेशा माना करो, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब बेटा ये है कि प्रारंभिक सांद्रण तो 100 दिया है, लेकिन अंतिम सांद्रण आपको कितना दिया है, 90%, समझ गए ना, 90% दिया है, ठीक है। तो देखो के है ना, अभी इतना ही रहने दो। जो आपका यहाँ से मैंने टी की वैल्यू निकालना है ना, तो टी को मैं इधर लेके आ गया तो टी बराबर ये आ गया, ठीक है। अब ये के की वैल्यू हमारी कितनी थी बेटा, अपना एक सेकंड में के की वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। के की वैल्यू ये थी, ठीक है, के बराबर 0.693/60, ठीक है। चलो तो मैंने क्या किया है बेटा, यहाँ पर जो आपका के था इस के की वैल्यू रख दी मैंने 0.693/60, बट अपॉन थर्ड नंबर बनता तो वो कहाँ आ जाता, गुणा में आ जाता, तो ये गुणा में आ गया, ठीक है। लॉग ए क्या है आपने 100 माना, ठीक है, ये ए माइनस एक्स कितना माना आपने, 90 माना, क्या वो तो दिया ही है, आपने 100 ही माना है केवल, ठीक है। तो मैंने बेटा इसको सॉल्व किया, तो देखो इसको मैंने आगे जाके सॉल्व किया, तो एक सेकंड में इसको दिखाता हूँ, ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ देखो इधर है ना, तो मैंने इसको क्या किया बेटा, सॉल्व किया।
तो इस 60 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 138.18 आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद अपॉन में 0.693 ज्यों का त्यों रहा। यहाँ से क्या बचा 100 और 100 में से 90 घटा दिया तो 10, एक जीरो से एक जीरो को मैंने काट दिया बेटा, तो ये log 10 आ गया और ये आपका 199.39 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। ठीक है, तो बेटा जब मैं log 10 की वैल्यू 1 रखूंगा है ना और 199.39 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आंसर आएगा। तो यही आपका बेटा क्या आ गया, समय आ गया है, t इक्वल टू आ गया, मतलब 199.39 मिनट में जो अभिक्रिया है ना वो आपकी 90% पूर्ण हो जाएगी। तो आपको दोस्तों एक छोटा करके एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना। मैंने इसको छोटा करके दिखा दिया। ठीक है, चलो तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर अब 6 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमारा छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया के बारे में उसने पूछा है, छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो बेटा आप छद्म कोटि की अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। छद्म आभासी कोटि की एक बदमाश अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता और अभिक्रिया की कोटि दोनों भिन्न भिन्न, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि दोनों भिन्न भिन्न, दोनों अलग अलग होती हैं, वो कहलाती है छद्म कोटि या आभासी कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता और अभिक्रिया की कोटि दोनों भिन्न भिन्न हो, अलग हों, उसे ही हम बोलते हैं छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया। तो ये अथवा वाली परिभाषा जिसको अच्छी लगे बेटा वो नोट कर लेना, बाकी आप ऊपर की कंप्लीट करो। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल और दिखाता हूँ बेटा, है ना। तो ये इसका एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ बेटा। ये अमोनिया है, अमोनिया ठीक है N2 और H2 में टूट गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आप देखो इसको जब मैंने बैलेंस किया तो अमोनिया के 2 अणु आए। ठीक है, तो इसकी आणविकता कितनी है बेटा 2 है। कितनी है 2, क्योंकि इसमें अमोनिया के कितने अणु हैं 2 अणु हैं। बट अगर कोटि की बात करें तो देखो ये गैस है, अमोनिया गैस, N2 गैस ही है। ठीक है, H2 भी गैस है, तो गैस 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 तीनों गैस हैं। अब तीनों गैस हैं, क्या बेटा इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ क्या बेटा? जब सांद्रण में परिवर्तन होता है तो मठा से कड़ी बन जाती है। आपको पता है मठा होता है पतला और कड़ी होती है गाढ़ी, सांद्रण तो वो परिवर्तन होता है। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस में कोई मतलब सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कोटि तो कैसे आएगी? क्योंकि कोटि तो वही होती है जिसके सांद्रण में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बेटा कोटि नहीं आएगी, कोटि यहाँ पर शून्य ही आएगी। बट आणविकता 2 है क्योंकि 2 अणु इसमें भाग लिए हैं। चलो है ना, दूसरा एग्जाम्पल आपका ये है, आणविकता इसमें 2 है। ठीक है, बट कोटि कितनी है 0 है। ठीक है, क्योंकि H2 यहाँ पर क्या बटा बिना H2 और O2। ठीक है, चलो समझ गए ना। तो या फिर सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी हमारी मिस्टेक है। ठीक है, आप दूसरा एग्जाम्पल मत लिखो बेटा, आप पहला एग्जाम्पल लिखो। पहला एग्जाम्पल आप एग्जैक्ट है ना, दूसरा मत लिखो, थोड़ी सी उसमें मिस्टेक है। ठीक है, चलो है ना, बढ़ते हैं बेटा आगे। ये छद्म कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा हुई है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर आप 7वां है। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 7वां। ठीक है, और अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में अंतर, वेग स्थिरांक में अंतर। ठीक है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक मतलब K है ना, दर स्थिरांक भी इसको बोलते हैं, इसमें अंतर। ठीक है, तो इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, और इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को हम क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, वेग स्थिरांक। ठीक है, चलो पहला पॉइंट हुआ, यह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है और अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये दूसरा पॉइंट हुआ। ठीक है, एक सेकंड में ऊपर करता हूँ, है ना। इसको तीसरा पॉइंट क्या है, इसकी इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, बट इसका कोई इकाई नहीं होती, अभिकारक की सांद्रता के ऊपर डिपेंड। यदि एक अभिकारक है तो इसकी इकाई अलग होगी, 2 है तो अलग, 3 है तो अलग, मतलब अलग अलग होती है, सीधी सी बात इसकी इकाई। ठीक है, चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे बात करता हूँ मैं, अगले पॉइंट पे बात करता हूँ। इसे dx/dt से व्यक्त करते हैं, अभिक्रिया की दर को dx/dt से, और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? K से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बेटा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना और अपनी कॉपी में लिखते जाना। ठीक है, चलो 8वां क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना करना है। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके अर्ध आयुकाल की गणना करना है। अथवा ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता कैसा होता है? समानुपाती होता है। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 8 है। मैं क्वेश्चन नंबर डाल नहीं हूँ, क्वेश्चन आपको दिखा दिए। ठीक है, चलो बेटा हम जानते हैं कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसके लिए समाकलित दर समीकरण क्या होता है? K = A/T होता है, K = A/T।
बेटा ये देखो, हम तो अर्धायुकाल के लिए गणना कर रहे हैं ना, तो इस और अर्धायुकाल के लिए लागू करेंगे बेटा, है ना। तो बेटा टी बराबर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि समय इसमें आधा होता है ना अर्धायुकाल में। तो टी बराबर हमने क्या किया बेटा 1/2, और जो आपकी सांद्रता है वो टी बराबर 1/2, सांद्रता क्या होती है प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है ना, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलो, तो ये आपको जो समीकरण है इन दोनों मानों को, इसको और इसको इसमें रखेंगे तो के, है ना, ए की जगह हमने रख दिया a/2 और टी की जगह रख दिया t1/2, ठीक है, ये रख दिया ना बेटा। चलो आगे बढ़ाता हूँ चीज़ों को, ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ, मैं छोटा करके आपको बता दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, है ना। और इसकी बेटा जो लिंक है इस PDF की लिंक के लिए है ना, आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये 1/2 था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें t1/2 की वैल्यू निकालना है, तो t1/2 को k की जगह पे ले गए और k को t1/2 की जगह, ठीक है। तो ये t1/2 a/2, ठीक है। तो यह 2 है ऊपर है बटे में, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा t1/2 बराबर a/k, ठीक है। तो आप बेटा ये चीज़ समझो कि जो आपका 2 है वो कांस्टेंट है, 2 आपका क्या है बेटा कांस्टेंट है ना, और जो आपका k है वो भी कांस्टेंट है, मतलब 1/2k है वो क्या है कांस्टेंट, एक अचर राशि है। तो बेटा आपने देखा होगा, जैसे मान के चलो a समानुपाती b लगा, ठीक है। तो आपको पता है जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर के बाद एक नियतांक लगाते हैं, तो क्या बेटा नियतांक को हटाने के बाद समानुपाती नहीं लग सकता है ना। तो बेटा ये 1/2k दिख रहा है, एक सेकंड, है ना, तो ये 1/2k दिख रहा है बेटा, यदि इस 1/2k को हटा दूं मैं, ठीक है, ये आपका जो 1/2k दिख रहा है इसको मैं हटा दूं तो क्या बचेगा, a बचेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा समानुपाती, तो ये आ गया समानुपाती, मतलब हम कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। क्लियर हुआ बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसकी मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा बेटा, आप टेंशन मत लो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और बेटा इनको अच्छे और धमदार तरीके से देखना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सबको आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको क्रम वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना करने को भी बोला है, ये क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, तो उसको भी आपको गणना करना है, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलन समीकरण बेटा ये होता है, ठीक है। तो अर्धायुकाल के लिए लागू करेंगे तो t बराबर 1/2 रख देंगे, t1/2, और x बराबर x है अंतिम सांद्रण, और ये है प्रारंभिक सांद्रण। तो अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण तक का क्या होता है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने क्या रख दिया, x बराबर a/2, ठीक है, दोनों के मान को हमने समीकरण 1 में रखा, ठीक है। तो आप देख लो, सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो जैसे ही रखा तो ये तो सेम रहा, ठीक है। ये हमारा हो गया log 10 a और a/10, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया, इसके बट्टे में 1 मान लिया, LCM लिया तो बेटा कितना आया 2, और ये आपका इधर हो गया आपका 2a और ये, ठीक है। तो आपका ये 2a में से एक घट जाएगा तो a बचेगा, और ये आपका जो अपॉन का जो 2 था ये चला जाएगा ऊपर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप अच्छे से मैथमेटिक्स वाले हो या बायो वाले तो ये आप कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 ही बचेगा। तो बेटा ये जो जो log 2 है बेटा, इस log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। तो ये वैल्यू को पुट रख कर दूंगा, और दोनों का बेटा मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई, दोनों का जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बेटा आ जाएगा k बराबर 0.693/k, यही आप t1/2 यहाँ पर t1/2 लिख देना बेटा, ठीक है। तो यही आपका ये लिखा है, ठीक है, यही आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा केवल हमें अर्धायुकाल के बारे में बताना है, केवल किसके बारे में बताना है, अर्धायुकाल, ठीक है। तो अर्धायुकाल की परिभाषा यह है बेटा, वह समय जिसके अंतर्गत अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी बच जाती है, अर्धायुकाल कहलाता है, ठीक है। अथवा करके एक दूसरी परिभाषा भी आपको दिखाई है, वह समय जिसमें अभिकारक क्रिया अर्धपूर्ण मतलब आधी पूर्ण होती है, कोई भी अभिक्रिया आधी पूरी पूर्ण नहीं आधी पूर्ण होती है, ठीक है, अर्धायुकाल कहलाता है। और अर्धायुकाल को t1/2 या t0.5 से व्यक्त करते हैं, और इसमें अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है, ठीक है। तो ये हमारी दोस्तों प्रश्न बैंक के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आपको बेटा समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो और वैसे भी बेटा आपके पास नोट्स होंगे तो नोट्स में से आपको देख सकते हो, टेलीग्राम पे सभी नोट्स डले हुए हैं, तो आपको समझना है इनको अच्छे से। तो हमारे
चैनल पे जाएं और चैनल में सभी यूनिट की प्लेलिस्ट क्रम वाइज बनी है, तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बेटा अगली यूनिट की अगले चैप्टर की प्रश्न बैंक के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।